दर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें टोटल 15 प्रश्न दिया गया है। आप सभी 15 प्रश्नों का देखें और सही सही जवाब दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सन सफलता मानी जाती है। हमारा ऑप्शन है ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, और बी है प्लासी, सी श्रीरंगपट्टनम और डी बांडीवास। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बक्सर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर और डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मीर जाफर। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात मीर जाफर। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी। ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजाउद्दौला। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात शाह आलम द्वितीय। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं विस्तार से। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाने था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। ऑप्शन ए है बंगाल के नवाब, बी मुगल सम्राट, सी इंग्लैंड के शासक और डी अफगान के राजा ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के द्वारा 12 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें मुगल सम्राट हो गया और अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के गवर्नर से संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार का प्रथम गवर्नर जो था कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था, और इसका कालक्रम था 1757 से 1760। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है, लॉर्ड क्लाइव जो है, 2 बार बंगाल का गवर्नर बनते हैं। पहला 1757 से 1760 तक
और उसके बाद 1765 से 1767 ईस्वी तक गवर्नर रहते हैं। तो 1765 में जब शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर रहे थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? ऑप्शन है ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की दी थी। किस संधि के द्वारा किया था? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ और डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात मोहम्मद रजा खान। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जब 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, इसके अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, जबकि अधिकार कंपनी के हाथ में था, है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न में कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को, जबकि सिताब राय को कहाँ के उप दीवान नियुक्त किया गया था? बिहार के लिए। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, गारो, बी खासी, सी कुकी और डी टिपरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात खासी। चलिए खासी जनजाति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे, है ना। जब उसे बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गया तो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश जो है कहाँ गया था? सिलहट गया था। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पड़ुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजातियों के संपर्क में आए थे, है ना। तो जब उन्हें बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के जब दीवानी प्राप्त हुआ तो वो इस प्रकार सबसे पहले किस जनजाति के करीब आए थे? तो खासी जनजाति के करीब आए थे। किस व्यापार के लिए लेके आए थे? तो वो कौन सा व्यापार था? चूना पत्थर का व्यापार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए है मांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबार युद्ध और प्लासी का युद्ध। इसमें 4 प्रकार का युद्ध दिया गया है, तो हम बारी बारी कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ है। तो बांडीवास का युद्ध दिया हुआ है। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी को, जनवरी 1760 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ है आपको 1764 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में।
उसके बाद है अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749 ईस्वी में और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें हुआ अंबर का युद्ध 1749 और प्लासी का युद्ध 1757। यानी सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद बांडीबास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीबास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी क्रांति सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीबास युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शन ए है काउंट कुलाली, बी है फ्रांसिस मार्टिन, सी है डुप्ले और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात काउंट लाली। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बांडीबास की युद्ध 1760 में किसने किसको हराया, है ना, यही है प्रश्न। तो देखते हैं। ए है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी है ब्रिटिश ने डच को हराया, सी है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया और डी है डच ने ब्रिटिश को हराया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बांडीबास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांडीबास का युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी बांडीबास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है चिलियाबाग का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे और खुर्दा की युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें सही कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा बांडीबास का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, अर्थात ऑप्शन बी सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो उस समय अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, है ना। मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, अर्थात ए सही नहीं है। इसमें तीन कौन कौन था? मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, तीनों के बीच में हुआ था, ये गलत। सी है चिलियावाला का युद्ध। तो इसको देखते हैं। ये जो है 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी, है ना। और डी है खुर्दा का युद्ध। तो खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था? निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया था, अर्थात डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन ए है मराठा, बी है मुगल, सी है राजपूत और डी है सिख। तो किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात मराठा ने। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।